हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या केंद्रीकृत आवेदन व्यवस्था जो कि 7वें चरण में लागू होने वाली है, ये सही से लागू हो पाएगी या नहीं। कल के भी वीडियो में हम लोगों ने इस पे चर्चा की थी, लेकिन यह इतना गंभीर मुद्दा है कि इस पर एक बार ही नहीं, 2 बार, 3 बार, बार-बार चर्चा करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये व्यवस्था सही से लागू नहीं हो पाती है, तो जो लंबे समय से अभ्यर्थियों की मांग रही है, वो मांग फिर से पूरी नहीं हो पाएगी और फिर से वही समस्या देखने में आएगी जो कि छठे चरण में अभ्यर्थियों को देखने में आई थी, यानी कि सीट का खाली चले जाना। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि केंद्रीयकृत आवेदन यानी कि सेंट्रलाइज्ड आवेदन है क्या। ये व्यवस्था जब लागू किया गया, उस समय जब मांग की गई थी, तो इसके लिए एक ही मांग थी कि आपको एक ही आवेदन, प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन देने का जरूरत पड़े। पहले बिहार में होता था कि लगभग आप लोग को पहले ही बताया था कि 9,000 नियोजन इकाई है, तो 9,000 नियोजन इकाइयों में अगर घूम घूम के अगर आवेदन करना पड़े तो समय भी व्यर्थ होगा, पैसा भी व्यर्थ होगा और प्लस भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई जगहों पर ऐसा होता था कि जो वहाँ पे फॉर्म लेते थे, आवेदन लेते थे, वहाँ पे उनके नियोजन इकाई में स्वाभाविक बात है कि मुखिया का दखल होता है और ये मुखिया थे। मैं बार बार कहता हूँ कि शिवहर जिले में एक ऐसा उदाहरण सुनने में आया था कि मुखिया ने अपने, जब कोई अभ्यर्थी आवेदन देने गए तो वहाँ पर टेबल पर अपना बंदूक निकाल कर रख दिया और बोले कि अगर तुमको हिम्मत है तो यहाँ पर आवेदन करके दिखाओ। तो इस तरह का भ्रष्टाचार भी लागू होता था। ये सब व्यवस्था खत्म करने के लिए ही केंद्रीकृत आवेदन की मांग की गई थी। इसमें प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन देना पड़ता और इस एक आवेदन के बदौलत ही उसको उसका चयन हो जाता है, उसको नियुक्ति पत्र मिल जाता है। लेकिन वर्तमान में जो सिस्टम सरकार लागू करने जा रही है, इससे ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। आइए चर्चा करते हैं कि इसमें क्या समस्या है। अगर सिर्फ अखबार का ही बात हम लोग मान लें कि 20 जो नियोजन इकाई है, इसमें आपको चॉइस देने का, चॉइस फिलिंग का मौका मिलता है। हालांकि कल भी बताए थे कि ऐसा 20 ही नहीं है, अभी तय नहीं हुआ है कि 20 होगा कि 30 होगा कि 40 होगा, लेकिन मान के चलते हैं कि आपको 40 भी अगर आप लेके चले, आप मान लीजिए एक सेकंड के लिए 20 हटा दीजिए, कोई आदमी कहेंगे आप 20 क्यों लेते हैं, 40 लीजिए, 40 इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ से देखिए कि समस्या उत्पन्न कैसे होती है। 40 आपने जैसे ही डाला है, इसके बाद आपको ये हो जाएगा कि आप जो आवेदन कर रहे हैं, इस आवेदन प्रक्रिया में केवल आप 40 जगह का चॉइस दे रहे हैं और ऐसा संभव है कि इन 40 जगहों पर आपके अलावा जिन अन्य अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है, उनका मेधा प्रतिशत आपसे कुछ ज़्यादा, आपका हो सकता है कि 60 होगा और हो सकता है कि इन जगहों पर 60 से ज़्यादा मेधा प्रतिशत वाले लोगों ने आवेदन कर दिया। इस केस में तो आपका इन 40 के 40 जगहों पे नहीं होगा। आप पूछेंगे इसके बाद क्या होगा मेरा? इसके बाद आपको दोबारा से चॉइस देना पड़ेगा, दोबारा से चॉइस देना पड़ेगा और यह व्यवस्था उस समय तक लागू रहेगी जब तक आपको कोई न कोई नियोजन इकाई बिहार में मिल नहीं जाता है। कहने का मतलब है कि भले आपको, अब पता नहीं ये लोग क्या सिस्टम बना रहे हैं कि 10 बार आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा या 20 बार मौका मिलेगा, तो इससे क्या है, मानसिक एक परेशानी आपको रहेगी ही रहेगी। मानसिक परेशानी है आपको, क्योंकि आपको यह पता नहीं चलेगा कि आपका होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है। आप जब देखिए कि फर्स्ट लिस्ट में किसी और का हो गया, सेकेंड लिस्ट में किसी और का हो गया, थर्ड में किसी और का हो गया, फोर्थ में किसी और का हो गया, फिफ्थ में किसी और का हो गया, सिक्स्थ में किसी और का हो गया। अब आप ये सोच रहे हैं कि मेरा कब होगा, आप इस बात को सोचते चले जा रहे हैं। अब इसमें क्या आपको एक तो मानसिक परेशानी हो ही रही है, इसके अलावा एक चीज़ और है। हालांकि भ्रष्टाचार का तो इसमें इस बार कोई चांस नहीं है, क्योंकि जो आवेदन होगा वो सचिवालय स्तर से ही, सब माफ़ कीजिएगा, जो मेरिट होगा वो तो सचिवालय स्तर से ही बना के भेज दिया जाएगा नियोजन इकाई में। लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है, वो बात ये है कि अगर इस तरह की व्यवस्था लागू होती है कि 40 में ही आपको आवेदन का मौका मिलेगा, तो इससे एक समस्या खड़ी हो सकती है। इससे जो केंद्रीकृत आवेदन की व्यवस्था है, यह व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है, जिससे कि आप लोग भी समझेंगे कि अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए कि 80,000 ही पद है प्राथमिक में, आप क्या कीजिए कि 80,000 पद है तो 1.5 लाख जो अभ्यर्थी हैं, मान लीजिए कि 1.5 लाख अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं 80,000 पद के लिए, तो आप एक घटते क्रम में मेधा प्रतिशत तैयार कर लीजिए। ठीक है, घटते क्रम में मेरिट लिस्ट बना लीजिए कि फर्स्ट ये हैं, सेकेंड ये हैं, थर्ड ये हैं और फोर्थ ये हैं।
तो इस तरह से जो आप तैयार कीजिएगा, तो इसके बाद क्या हो जाएगा कि 80,000 पर जाकर आपका ये आंकड़ा रुक जाएगा। आप कहिए कि केवल 80,000 तक ही क्यों? आप 80,000 पर मत रोकिए, आप इसको 1,00,000 पर रोक सकते हैं, 1,20,000 पर रोक सकते हैं। 1,00,000 या 1,20,000 पर रोकने का मतलब ये है कि हो सकता है कि हमेशा कुछ कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे भी होंगे कि जो सीटेट बीटेट क्वालिफाई नहीं किए होंगे और फर्जी तरीके से आवेदन कर देंगे कि हम सीटेट क्वालिफाई हैं। छठे चरण में भी ऐसा हुआ है, तो वो भी तो छटेंगे, ठीक है। तो आपको ये करना चाहिए कि 1,20,000 या फिर 1,30,000 का बना लीजिए मेधा सूची कि ऊपर से नीचे घटते क्रम में। और इसमें से आप क्या कीजिए कि चॉइस भरवा लीजिए इनसे। जब मेधा सूची तैयार हो जाए, मेधा सूची तैयार होने के बाद आप चॉइस भरवा लीजिए, ठीक है। अब जो मेधा सूची तैयार होने के बाद चॉइस भराएगा, तो उसमें आपको पता होगा कि प्रत्येक अभ्यर्थी जो 20 चॉइस दें या 40 चॉइस दें, तो इनमें से हर एक का जो चॉइस होता है, इनको मैक्सिमम चांस रहेगा कि अपना गृह जिला मिल जाए, क्योंकि इनको पता है कि इनका रैंक क्या है। मान लीजिए कि आपको अगर पता है कि आपका रैंक है, आपने अप्लाई किया है और आपको पता है कि इन 80,000 कैंडिडेट में आपका रैंक 40,000 है, ठीक है। तो 40,000 है, तो आपको पता है कि भाई हर एक आदमी अपने हिसाब से फर्स्ट चॉइस तो अपना होम डिस्ट्रिक्ट देगा ही देगा, ठीक है। क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर काम करना चाहता है, सब चाहते हैं कि घर से जितना नज़दीक हो जाए उतना ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। सेकेंड चॉइस लोग क्या देते हैं, अपने आसपास का जिला देते हैं कि ठीक है कि मेरा गृह जिला नहीं मिला तो मेरे गृह जिला से सटा हुआ जो जिला है उसमें मिल जाए, ताकि महीने में या सप्ताह में हम अप डाउन कर सकें, ठीक है। तो इस हिसाब से होगा। आपको अपना जब रैंक पता होगा तो आपको ये सहूलियत होगी कि हमको कौन सा ज़िला लेना है, अपने गृह ज़िले में मिलने की मेरी संभावना कितनी ज़्यादा है। अब जब रैंक ही नहीं पता है आपको, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, अगर आपको अपना रैंक ही नहीं पता है तब क्या होगा? रैंक नहीं पता है तो फिर समस्या खड़ी होगी कि ये जो 1.5 लाख लोग अगर आवेदन करते हैं तो हर आदमी इन 20 या 40 चॉइस में अपना अपना चॉइस देगा। अब ये टकराते टकराते अभी 1.5 लाख में ये 40 चॉइस टकराते रहेगा, ठीक है। इसका 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 टकरा रहा है, टकराते टकराते हो सकता है 10 लिस्ट जारी होने के बाद तब आपका मौका आए, ठीक है। यह समस्या खड़ी हो जाएगी अगर इन लोगों ने जिस तरीके से सेंट्रलाइज्ड की बात कह रहे हैं इस तरीके से लागू किया तो। सबसे बेहतर ये होता है कि मेधा सूची का प्रकाशन मेधा सूची एक बना लिया जाता है। मेधा सूची बन जाने के बाद तब लोगों से चॉइस फिल करवा लिया जाता है, ठीक है। बीएड एग्ज़ाम अगर भी बिहार में जो होता है, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अगर आप लोगों में से किन्हीं लोगों ने दिया होगा तो उसमें भी लगभग यही व्यवस्था है। इस व्यवस्था को हालांकि और सुधारे जाने की ज़रूरत है। बीएड वाला भी जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसमें भी सुधार की ज़रूरत है। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो ये 40 चॉइस वाली बात हो रही है, इससे तो बेहतर होता कि यही व्यवस्था अपना लिया जाता कि पहले आप मेरिट लिस्ट तैयार कर लीजिए, उसके बाद चॉइस फिल करवाइए, ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना गृह जिला मिलने का संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आखिरकार सबका तो मन रहता है अपने ही गृह जिला में। ये पहली बात हुई। अब एक चीज़ पे हम लोग चर्चा और करते हैं कि एसएसटी की जो समस्या है इस पे। एसएसटी विषय ऐसा है कि इसमें प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक और माध्यमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक हम बात करें, यहाँ तक इसमें समस्या है। इस विषय में समस्या इतनी गंभीर है कि सबसे ज़्यादा इसी विषय के छात्र डरे हुए रहते हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, और सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड लोग भी इसी विषय में हैं। तो आइए देखते हैं कि एसएसटी विषय की समस्या इतनी गंभीर आखिरकार क्यों हो गई। एसएसटी की गंभीर समस्या के पीछे सबसे पहला जो कारण है वो है अभ्यर्थियों की ज़्यादा संख्या। अभ्यर्थियों की ज़्यादा संख्या जो है, इतनी ज़्यादा संख्या में किसी भी अन्य विषय से जब आप तुलना कीजिएगा तो आपको सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है, चाहे प्राथमिक में बात करें या माध्यमिक में बात करें, सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट आपको एसएसटी विषय में ही मिलेंगे, ठीक है। स्वाभाविक बात है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब स्नातक स्तर पर पढ़ाई होती है तो अन्य विषयों की तुलना में चाहे पुरुष हो या महिला अभ्यर्थी हो, महिला छात्र हों, वो एसएसटी विषय को ज़्यादा चुनते हैं। चाहे आप होम साइंस चुनिए या इसके अलावा आप साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, यहाँ तक कि कॉमर्स भी है, ठीक है। तो जब अभ्यर्थियों की संख्या ही ज़्यादा है तो कंपटीशन स्वाभाविक है कि और माफ़ कीजिएगा, और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा दूसरी समस्या यह है कि एसएसटी विषय में अन्य विषय के अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का मौका दिया गया है। एसएसटी का मूल मतलब है कि आपको हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ठीक है।
अब इस पे कुछ आदमी कहेंगे कि आप इन्हीं विषयों को क्यों शामिल करते हैं। देखिए, मूल विषय यही है, अगर आप कभी केंद्रीय विद्यालय के लिए आवेदन करना चाहिए या फिर देश में किन्हीं भी अन्य विद्यालयों में, चाहे आर्मी स्कूल हो, ये सब विषय हो, स्कूल हो, तो इनमें अगर आप अप्लाई करना चाहिए सामाजिक विज्ञान के लिए, तो आपको कोर में ये 4 विषय में से कम 2 होने ही चाहिए। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में ऐसा होता है कि अगर आप सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो चाहे आपने होम साइंस किया हो, चाहे आप साइकोलॉजी के हों, चाहे आप सोशियोलॉजी के हों, चाहे आप फिलोसफी के हों, ठीक है? या फिर कॉमर्स के हों, ठीक है? इन सारे विषयों के अभ्यर्थी सोशल साइंस में ही अप्लाई कर सकते हैं 6 to 8 में, ठीक है? तो हालाँकि 9th-10th में सरकार ने पिछली बार थोड़ा-सा ये कर दिया था कि उसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना अनिवार्य कर दिया था। चाहे सब्सिडरी में भी आपका ये दोनों विषय हो, लेकिन ये दोनों विषय होना अनिवार्य कर दिया था। तो 9th-10th वालों को तो सरकार ने बचा लिया, लेकिन 6 to 8 में ये बचाव नहीं हो पाया और 6 to 8 में आज भी इन सारे विषय के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए भी अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, सारे विषय के अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं तो और ज़्यादा हो जाता है। अब एक और समस्या सुनिए कि विषयवार भी अंतर है। विषयवार अंतर कहने का मतलब है कि अगर आप कॉमर्स से तुलना कीजिएगा, आज सुबह की वीडियो में भी बताया है कि अगर आप कॉमर्स से तुलना कीजिएगा, हिस्ट्री की तुलना कीजिएगा, तो अंतर आ जाता है, क्योंकि कॉमर्स लगभग एक मैथ सब्जेक्ट है। कॉमर्स के आप 10 छात्रों का ग्रेजुएशन का औसत प्रतिशत निकाल लीजिए। आप अपने आसपास आपके जो दोस्त होंगे, कॉमर्स के 10 छात्रों का प्रतिशत निकाल लीजिए और हिस्ट्री के 10 छात्रों का स्नातक का, सिर्फ स्नातक की बात मैं यहाँ कह रहा हूँ, कॉमर्स के 10 छात्रों का स्नातक का प्रतिशत निकाल लीजिए ऑनर्स का, और हिस्ट्री के 10 छात्रों का ऑनर्स का प्रतिशत निकाल लीजिए। आप देखेंगे कि हमेशा कॉमर्स के छात्रों का औसत प्रतिशत हिस्ट्री की तुलना में ज़्यादा होता है, क्योंकि कॉमर्स एक मैथ सब्जेक्ट है, इसलिए नंबर उठने का चांस कॉमर्स में ज़्यादा होता है हिस्ट्री की तुलना में। विश्वास नहीं होगा, कभी भी सर्वे करवा देंगे, उसके बाद विश्वास आपको तुरंत होने लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग ये सब छोटा-छोटा सी चीज़ है, आप लोग स्वयं भी महसूस किए होंगे या अपने आस-पास के जो आपके मित्र होंगे, उनसे तो आप लोग चर्चा कर सकते हैं। उनके स्तर पे चर्चा करके ये सब चीज़ आप स्वयं भी निकाल सकते हैं। अब बात ये है कि जब कॉमर्स में स्नातक में अंक ज़्यादा उठता है और हिस्ट्री में कम उठता है, ठीक है? हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इनमें कम उठता है, तो अब क्या है कि आप कह रहे हैं कि कॉमर्स वाले भी अप्लाई करेंगे हिस्ट्री वाले के साथ। तो अब बताइए, होने की संभावना किसकी ज़्यादा होगी? कॉमर्स की ज़्यादा होगी या फिर हिस्ट्री की ज़्यादा होगी? आप स्वयं इस बात को बताइएगा। हम यहाँ बोलेंगे कुछ, आप कहिएगा कि हम पक्षपात करते हैं। पक्षपात की तो कोई बात ही नहीं है। कॉमर्स वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इनको मौका नियम के तहत ही मिला है 6 to 8 में, इसमें कोई राय नहीं। लेकिन अगर हिस्ट्री को वेटेज नहीं मिलेगा, ऑनर्स का वेटेज नहीं मिलेगा, 5 अंक का वेटेज नहीं मिलेगा, तो फिर हिस्ट्री वाले और कॉमर्स वाले में अंतर क्या रह जाएगा? अच्छा, जो लोग वेटेज की बात कहेंगे कि हम अपने मन से शामिल कर रहे हैं, तो दोबारा कह रहे हैं, सुबह की वीडियो में भी समझाएं। ऑलरेडी पटना हाई कोर्ट के सामने ये सारी चीज़ें जो हम समझा रहे हैं, पटना हाई कोर्ट के सामने समझाया गया था, अभ्यर्थियों द्वारा समझाया गया था। अभ्यर्थी वहाँ से केस जीते थे और हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि 5 अंक का बोनस दिया जाए ऑनर्स वालों को, ठीक है? अब लागू करवाना आप लोगों का काम है। जब सचिवालय में जाते हैं तो इस 5 अंक के बोनस को लागू करवाइए, ये अच्छी बात है। दूसरी बात, अभी समस्या यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है सृष्टि की, अभी और समस्या है। खुद सोशल साइंस के अन्य विषयों में भी भेदभाव है। उदाहरण के लिए हम तुलना करेंगे, हिस्ट्री की तुलना करें और ज्योग्राफी की तुलना करें। जब आप हिस्ट्री की तुलना करेंगे और होम साइंस की तुलना करेंगे, जब आप हिस्ट्री की तुलना करेंगे, अच्छा, बार-बार बोलते हैं कि आप हिस्ट्री की तुलना क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे पास हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस 2 ऐसा सब्जेक्ट है कि इनकी सहायता से अच्छे से हम समस्या को आप समझा सकते हैं। तो एक तरफ हमने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को लिया है, दूसरी तरफ ज्योग्राफी है, होम साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी पे थोड़ा-थोड़ा डाउट है, आप लोग कन्फर्म कर देंगे कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है नहीं। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स में किसी तरह का प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है? 100 अंकों का आपका थ्योरी का ही एग्ज़ाम होता है। दूसरी तरफ ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है, होम साइंस में भी प्रैक्टिकल है, जहाँ तक मुझे पता है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में भी प्रैक्टिकल है, ठीक है? सोशियोलॉजी में थोड़ा-सा डाउट है, साइकोलॉजी में शायद प्रैक्टिकल है। अब स्वाभाविक बात है, आप यहाँ से देखिए, जब भी कहीं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, चाहे वो आपका सरकारी कॉलेज क्यों ना हो, तो 20 अंकों का ही अगर प्रैक्टिकल होता है, तो सरकारी कॉलेज भी क्या करते हैं, 20 अंकों में 16 अंक लगभग दे ही देते हैं। कम से कम 15-16 अंक मिल जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। कहने का मतलब कि अगर ये ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, तो इनको 16 अंक तो आपको पहले से ही मिल गए। अब इनके पास थ्योरी का कितना बचा? 80 अंक बचा। इस 80 अंक में, ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं कि इनको केवल 50 अंक आ गया,
ठीक है। 80 अंक में इनको 50 अंक आ गया तो कितना बन गया इनका 66 अंक बन गया। कहने का मतलब इनका परसेंटेज बन गया 66% बन गया। लेकिन हिस्ट्री में चूंकि 100 अंक का ही एग्जाम हो रहा है, ठीक है, हिस्ट्री में 100 अंक का ही एग्जाम हो रहा है। 100 अंक का वो पूर्णतः थ्योरी एग्जाम है, किसी तरह का प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए हिस्ट्री में 66 ला पाना कठिन है, क्योंकि यहाँ तो किसी तरह का प्रैक्टिकल है नहीं, आपको तो पूर्णतः थ्योरी में ही 66 लाना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह की समस्या अन्य विषयों के साथ भी है। तो यहाँ पर विषयवार भी भेदभाव है। इस बात को ना कोई समझता है, ना कोई उठाता है, और लोग बस ये डिमांड करते हैं कि वैकेंसी आ जाए, वैकेंसी आ जाए। भाई वैकेंसी आ जाएगी तो फिर एसएसटी विषय की आपकी समस्या का समाधान नहीं होने जा रहा है। समस्या का समाधान तब है जब आप उस पर चर्चा कीजिएगा और उसके समाधान की दिशा में प्रयास कीजिएगा। ठीक है। अब आप कहिएगा कि वैकेंसी आ जाए, वैकेंसी आ जाए, वो कॉमर्स में और हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इस सब में अंतर हैं ही। इनके अभ्यर्थी कैसे तुलना करेंगे? ठीक है, इनके अभ्यर्थी कॉमर्स से कैसे तुलना करेंगे? तो इन सब बातों पर विचार करने की ज़रूरत है। बहाली आए, आज का आ जाए, इसके समर्थक हम लोग भी हैं, लेकिन सुधार के साथ है। अच्छा, एक बात और, आपको मेरी बात चाहे कितनी भी कड़वी क्यों न लगे, मेरा एक ध्येय रहा है शुरू से लेकर आज तक, लगभग 8 से 9 महीने हो गए हैं यूट्यूब पर, शुरू से लेकर आज तक आपको चाहे बात मेरी कितनी भी कड़वी क्यों न लगी हो, आप उसके नीचे कमेंट में कुछ भी लिख के क्यों न चले गए हो, मुझे लिख देने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी आपकी। ये सच्चाई एक गंभीर प्रश्न के रूप में आपके सामने हमेशा बनी हुई ही रहेगी। इसका समस्या आपको करना ही पड़ेगा। आप आंख मूंद लीजिएगा, रात नहीं हो जाएगी, नियोजन इकाई में जाइएगा, समस्या वहाँ पर आपको दिखेगी ही दिखेगी। मैंने यहाँ पर एसएसटी विषय की समस्या की चर्चा की है, यह एसएसटी की समस्या दिखाई देगी ही देगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर से मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।